बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है भारत की जनजाति। और उसमें से कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति। इससे पहले वाले वीडियो में हम भारत की जनजाति यानी कि संथाल जनजाति के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, वह भारत में कहाँ कहाँ रहती है, जहाँ वह जनजाति निवास करती है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ दिन का, रात का, गर्मी का, सर्दी का तापमान कैसा रहता है, वहाँ वर्षा, सर्दी और गर्मी में कितनी कितनी होती है, और मौसम के अनुसार ये कहाँ कहाँ पर किस किस समय पर निवास करते हैं। क्या ये पहाड़ी क्षेत्रों में, कब ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, कब ये मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये सब हमने देखा था। साथ के साथ हमने इसके भोजन के बारे में भी बात की थी कि ये लोग क्या खाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संथाल जनजाति की समाज व्यवस्था और संस्कृति के बारे में। तो हमारा आज का जो वीडियो है उसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वह फोकस रहेगा संथाल जनजाति की समाज व्यवस्था और संस्कृति। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और इनका कल्चर कैसा है। किसका? संथाल जनजाति का। तो अब देखिए, इस जनजाति के लोगों में सामाजिक संगठन बहुत विकसित ढंग का प्रादेशिक संगठन है जो परहा प्रणाली पर आधारित होता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये कि इस जनजाति के लोगों में जो सामाजिक संगठन पाया जाता है वो बहुत विकसित होता है। विकसित ढंग का प्रादेशिक संगठन है जो परहा प्रणाली पर आधारित है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जो गांव की सीमा के अंतर्गत रहने वाले सभी वंशों पर साधारण राजकीय अधिकार रखता है ना। ये कह रहे हैं कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा विकसित होती है। अब उसमें क्या होता है इनकी सामाजिक व्यवस्था में कि हर एक जो गाँव होगा उस गांव में एक मुखिया होगा, है ना, और वो उस गांव में रहने वाले, गांव की सीमा में रहने वाले जितने भी उनके वंश हैं सभी वंशों पर वो साधारण राजकीय अधिकार रखता है। मतलब हर एक गांव में गांव का मुखिया होगा और वो मुखिया उस गांव में रहने वाले लोगों पर अपना राजकीय अधिकार रखेगा। कौन? मुखिया रखेगा गांव के सभी लोगों पर अधिकार अपना। ये लोग अनेक गोत्र समूह में विभाजित होते हैं। जैसे हम लोगों में भी गोत्र पाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से संथाल जनजाति में भी कई प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये कई गोत्र समूह में विभाजित होते हैं। ये लोग अपने वंशज एवं गोत्रों के भीतर विवाह नहीं करते हैं। मतलब अब क्या होगा कि अगर ये एक समान गोत्र वाले मिल जाएंगे तो उनमें आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं होंगे। एक गोत्र वाला दूसरे गोत्र वाले के साथ विवाह कर सकता है, परंतु यदि दोनों का गोत्र समान है तो इनमें विवाह नहीं होगा। लेकिन माँ के गोत्र वंश में विवाह किया जा सकता है। अच्छा, उसमें भी एक कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए कि माँ के गोत्र से आपका गोत्र मैच कर रहा है तो उसमें विवाह किया जा सकता है। मतलब माँ के गोत्र से अगर मैच होता है गोत्र या वंश तो उसमें विवाह किया जा सकता है। ग्राम व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए परंपरागत रूप से प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान है। अब गांव जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ढंग से चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पर विद्यमान है। अब प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होगी कि प्रत्येक गांव में क्या होगा? हमने पहले ही बता दिया कि गांव का प्रशासन कौन चलाएगा? गांव का मुखिया चलाएगा, है ना। अब ये भी हमने यही बात की थी ना कि जो भी ये संथाल जनजाति जो है उसमें जो गांव होता है उसका मुखिया, एक मुखिया होता है ना। तो अब प्रशासनिक, और वो ही क्या करेगा? गांव के सभी लोगों पर अपना राजकीय अधिकार रखता है। तो इसका मतलब ये है कि इस गांव में परंपरागत रूप से क्या पाई जाती है? एक प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है। और उसका प्रशासन कौन करता? प्रशासन को संभालेगा कौन? गांव का मुखिया। और इस मुखिया को यहाँ पर माझी के नाम से भी जाना जाता है। ये वंशानुगत होता है। मतलब जो मुखिया है उसकी मृत्यु के बाद उसका ही पुत्र वापस से मुखिया बनेगा, फिर उसकी मृत्यु के बाद वापस से उसका ही पुत्र मुखिया बनेगा। तो ये वंशानुगत पाया जाता है।
तो आपको समझ में आया कि संथाल जो जनजाति है, उस जनजाति में अगर हम देखें तो जो गांव होते हैं तो गांव में एक मुखिया होगा और उस गांव की सीमा में रहने वाले सभी लोगों पर उसका अधिकार होगा। सारी प्रशासनिक व्यवस्था गांव के मुखिया द्वारा ही संचालित की जाती है, जिसे माझी कहा जाता है। और ये माझी वंशानुगत बनता है ना। साथ ही साथ यहाँ पर अनेक इनमें गोत्र पाए जाते हैं। समान गोत्र वालों के साथ में विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जाते, लेकिन अगर माँ के गोत्र से मैच करता है गोत्र तो विवाह कर दिया जाता है। अब संथालों में विवाह शब्द संथालों में विवाह शब्द बापला नाम से जाना जाता है। मतलब जिस तरह से हम शादी को विवाह कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से संथालों में विवाह के लिए बापला शब्द काम में लिया जाता है। अपने ही वंश में विवाह इन लोगों में निषेध है। अपने ही वंश में या अपने ही गोत्र में ये लोग विवाह नहीं करेंगे। वे किसी भी अन्य वंश में विवाह कर सकते हैं। एक वंश के लोग दूसरे वंश के साथ, एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र के साथ विवाह कर सकते हैं, परंतु समान गोत्र में विवाह नहीं होगा। यह प्राचीन प्रथा है कि 3 पीढ़ियों के बाद आपस में विवाह किया जा सकता है। अब इनके यहाँ पर ये प्राचीन समय से चली आ रही प्रथा है कि 3 पीढ़ी तक तो एक ही गोत्र में विवाह नहीं होगा, लेकिन 3 पीढ़ियों के बाद समान गोत्र में विवाह कर दिया जाता है। 3 पीढ़ियों के बाद आपस में विवाह कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ वंशों में परंपरागत संघर्ष के कारण विवाह निषिद्ध माना जाता है। लेकिन इनमें भी क्या है, आपस में क्या है, कुछ संघर्ष हैं, कुछ विवाद हैं, और उन्हीं के कारण अभी भी उन वंशों में विवाह नहीं किया जाता है, या फिर इनमें आपस में परंपरागत संघर्ष होने के कारण विवाह निषिद्ध माना जाता है कुछ वंशों के अंतर्गत, है ना। मतलब कुछ गोत्र ऐसे भी हैं जिनमें क्या है, प्रारंभ से ही कोई संघर्ष चला आ रहा है और उस संघर्ष के कारण विवाह नहीं किया जाता है। अब विवाह यहाँ पर 2 प्रकार से होता है। विवाह करने के यहाँ पर क्या है, 2 प्रकार हैं इनकी सामाजिक व्यवस्था में। प्रथम, जिसमें विवाह रेबर के द्वारा तय किया जाता है, जिसका प्रचलन आजकल बढ़ गया है। इसकी प्रथा जिसमें विवाह बिना रेबर की सहायता से लड़की के माता पिता या स्वयं तय कर लेते हैं। शादी तय हो जाने के बाद लड़के का पिता रेबर तथा गांव के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लेकर लड़की के गांव जाता है। लड़की का पिता अपने गांव के व्यक्तियों के साथ उसकी आगवानी करता है। कन्या को स्वीकार करने के बाद वे लोग भोजन करते हैं तथा अपने गांव वापस आ जाते हैं। इस प्रकार लड़के का पिता रेबर और अन्य व्यक्तियों के समक्ष विवाह की स्वीकृति देता है। इसमें विवाह विच्छेद तथा विधवा पुनर्विवाह का चलन विद्यमान है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं विवाह करते हैं। विवाह 2 प्रकार से संपन्न होता है। प्रथम, जिसमें विवाह रेबर के द्वारा तय किया जाता है, जिसका प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। मतलब एक विवाह जिसमें एक रेबर होगा, उसके द्वारा तय किया जाएगा विवाह, और उसका चलन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आजकल उस रेबर के द्वारा ही विवाह कराया जाता है। इसकी प्रथा जिसमें विवाह दूसरी प्रथा जिसमें विवाह बिना रेबर की सहायता से लड़के लड़की के माता पिता या स्वयं तय कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना कि मीडिएटर होता है, बिचौलिए होते हैं जो विवाह तय कराते हैं। तो एक विवाह तो इनके यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जिसमें बिचौलिया होता है ना। जैसे हमारे यहाँ पर बिचौलिया होता है जो लड़की वाले के भी जाता है, लड़के वाले के भी जाता है, और लड़के लड़की के बारे में एक दूसरों को बताता है, और फिर इस तरह से विवाह तय होता है। तो ठीक उसी तरह से इनके यहाँ पर भी 2 प्रकार का विवाह होता है। एक होता है एक विवाह जो रेबर द्वारा तय किया जाता है और जिसका चलन आजकल बढ़ गया, यानी बीच में बिचौलिया होगा, उसके द्वारा दोनों पक्षों को मिलाया जाएगा और फिर इनमें विवाह स्थापित, दोनों पक्षों की सहमति के बाद विवाह तय होता है। इसका प्रचलन बढ़ गया। जैसे हमारे यहाँ पर भी यही होता है कि भाई कोई बिचौलिया या कोई मीडिएटर होता है, वो दोनों पक्षों का परिचय करवाता है और उसके बाद में विवाह होता है। तो एक विवाह तो ऐसा हो गया। दूसरा विवाह क्या है,
दूसरी प्रथा जिसमें विवाह बिना रैबर की सहायता के लड़के लड़की के माता पिता या स्वयं तय कर लेते हैं। हाँ, दूसरी प्रथा क्या है, इसमें रैबर का कोई रोल नहीं होगा, कोई मीडिएटर नहीं होगा। अब इसमें बिना रैबर की सहायता के लड़के लड़की के माता पिता या स्वयं तय कर लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा कि रैबर नहीं होगा, केवल लड़के लड़की के माता पिता आपस में सहमति करके विवाह को तय कर लेते हैं। शादी तय हो जाने के बाद क्या होता है, लड़के का पिता अपने गांव के व्यक्तियों के साथ उनकी आगवानी करता है। कन्या को स्वीकार करने के बाद वे लोग भोजन करते हैं तथा अपने गांव वापस आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बारात लेके जाते हैं ना, कि बारात में कुछ विशिष्ट लोगों को लेकर जाया जाता है और फिर शादी हो जाती है, वहाँ पर बारातियों को खाना खिलाया जाता है और फिर वापस कन्या को लेकर आ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से इनके यहाँ पर भी शादी इसी प्रकार से होती है कि कुछ लड़के का पिता जो होता है वो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लड़की के यहाँ जाता है ना। लड़की का पिता उनकी आगवानी करेगा, फिर कन्या को ये लोग शादी के बाद स्वीकार कर लेंगे और वापस अपने यहाँ लेकर उस लड़की को आ जाते हैं। इस प्रकार लड़के का पिता रैबर अन्य व्यक्तियों के समकक्ष विवाह की स्वीकृति देता है ना। अब इनके यहाँ पर भी विवाह विच्छेद तथा विधवा पुनर्विवाह का चलन विद्यमान है। मतलब विधवा विवाह भी यहाँ हो सकता है और विवाह विच्छेद भी हो सकता है। इन दोनों ही प्रथाओं का चलन इनके यहाँ पर है। उसके बाद आएगा संथाल लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अब जो संथाल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इनका मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान का जन्म वापस होता है। मृतात्मा की पूजा आराधना की जाती है। मरने वालों की या जो मृत आत्माएं होती हैं उनकी ये लोग पूजा करते हैं। हिंदुओं की भांति ही ये लोग भी दाह संस्कार करते हैं तथा अवशेषों को नदी में प्रवाहित करते हैं। इस कार्य के लिए संथाल लोग दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं। अब संथाल लोग जो हैं, चूंकि उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है तो इसीलिए ये हिंदुओं की भांति क्या करते हैं, मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार करते हैं और अवशेष जो होते हैं मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार करने के पश्चात उन अवशेषों को ये भी हिंदुओं की भांति ही क्या करते हैं, नदी में प्रवाहित करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि संथाल लोगों ने हिंदू धर्म को ही क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया है। तो इसीलिए हिंदुओं में जैसे दाह संस्कार किया जाता है और उनके अवशेषों को नदी में बहाया जाता है, तो ठीक ये लोग भी अपने यहाँ पर दाह संस्कार करते हैं और अवशेषों को नदी में बहाते हैं और ये लोग दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं। ठीक है। इन लोगों में उत्तराधिकारी के नियम हिंदुओं के उत्तराधिकारी नियमों की से समानता रखते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया, पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कहा था, हमने डिस्कस कर ली थी ये बात कि ये जो लोग हैं इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। संथाल लोगों ने हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लिया है और इसीलिए संथाल लोगों में भी हिंदुओं की भांति ही उत्तराधिकारी के नियम पाए जाते हैं। मतलब एक पिता की जो संतान होगी तो जो पिता की धन संपत्ति और जो कुछ भी है वो उस संतान को मिलेगा, उसके बाद में उसकी जो संतान होगी वो सारी चीज़ें उसे मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इनमें भी हिंदुओं की भांति ही उत्तराधिकार के नियम पाए जाते हैं। पिता की मृत्यु पर संपत्ति बेटों में बांट दी जाती है। स्त्री को किसी भी चल एवं अचल संपत्ति का अधिकार नहीं होता। अब जब पिता की मृत्यु होगी तो जैसे हिंदुओं में भी पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की संपत्ति को बेटों में बांट दिया जाता है। तो चूंकि इन्होंने भी हिंदू धर्म को अपना लिया है तो इनमें भी पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति को बेटों में या पुत्रों में बराबर बांट दिया जाता है। अच्छा, इनके भी ये पुरुष प्रधान समाज है तो स्त्रियों को किसी भी चल और अचल संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। संतान लोग अंधविश्वासों में पर्याप्त आस्था रखते हैं। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, है ना। किसी भी मृत शरीर को घर यानी मकान से उठाने से पूर्व घर के सभी दरवाजे खुले रखते हैं जिससे कि मृत आत्मा स्थायी रूप से घर छोड़कर जा सके। ठीक है, ये क्या है, अंधविश्वासी होते हैं और मरने के पश्चात जब उस मृत आत्मा को वहाँ से लेकर जाया जाता है, मृत शरीर को लेकर जाया जाता है, तो सारे घर के दरवाजे खोल देंगे कि भाई ये मृत आत्मा हमारे ही घर में नहीं रह जाए, यहाँ से ये इस घर को छोड़कर ये मृत आत्मा यहाँ से चली जाए। धर्म एवं जादू टोने को यह लोग एक दूसरे के पूरक मानते हैं। इन लोगों में मद्यपान का पर्याप्त चलन है। घर में चावल की बियर बनाई जाती है। आवासों, खेतों एवं जानवरों की रक्षा के लिए ये लोग कुत्ते पालते हैं। अब ये खाने की बात हम पहले वाले वीडियो में कर ही चुके थे कि ये लोग मद्यपान करते हैं, ये लोग चावल की बियर बनाते हैं और
घर की रखवाली, खेतों की रखवाली और अपने जानवरों की रखवाली के लिए ये लोग कुत्ते भी पालते हैं। संगीत एवं नृत्य इनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। मतलब अब मनोरंजन के लिए इनके पास क्या है? संगीत और नृत्य। तो इनके मनोरंजन का साधन संगीत और नृत्य है, या हम कहें कि संगीत और नृत्य जो है वो इनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों ही लोग समान रूप से भाग लेते हैं। अब नृत्य और संगीत में स्त्री भी भाग ले सकती है और पुरुष भी भाग ले सकता है। नृत्य में मोरपंख तथा पुष्पों से अपने को सजाते संवारते हैं। अब ये लोग जब नृत्य करते हैं तो नृत्य करते समय ये मोरपंख भी लगाते हैं और जो फूल इत्यादि होते हैं उनसे भी ये अपने आप को सजाते और संवारते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं? घेरा बनाकर स्त्री पुरुष एक साथ नृत्य में भाग लेते हैं। इनके वाद्य यंत्र पर्याप्त सीमित संख्या में होते हैं। अब चूंकि ये आदिवासी हैं तो इनके पास जो वाद्य यंत्र होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में तो होते नहीं हैं, तो जो इनके पास सीमित संगीत के वाद्य यंत्र हैं उन्हीं की मदद से ये लोग घेरा बनाकर अच्छे से फूल और मोरपंख से सज संवर कर स्त्री और पुरुष घेरे में नृत्य करते हैं। तो ये थी इनकी कुछ सामाजिक व्यवस्था की, ये लोग समाज में किस तरह से रहते हैं, इनके समाज में क्या क्या व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज संथाल जनजाति के बारे में डिस्कस की कि संथाल लोगों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की और इनकी संस्कृति किस प्रकार की है। तो हम अगर देखें तो हम ये पाते हैं कि संथाल लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है या इनकी जो संस्कृति है वो हिंदू धर्म से मेल खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म को ही अपना लिया है। तो आज ये हमारा समाज और संस्कृति पर जो संथाल जनजाति का टॉपिक था ये यहीं ख़त्म होता है।